नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम बिहार की राजनीति और अर्थव्यवस्था की जो हालिया तस्वीर है उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। नमस्कार। हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं। कुछ तो बिहार चुनाव के जो ताज़ा एग्जिट पोल आए हैं उन पर आधारित हैं। कुछ विश्लेषण कर रहे हैं कि ये जो संभावित जनादेश दिख रहा है उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। सही। कुछ स्रोत बिहार की जो बदलती आर्थिक कहानी है उस पर रोशनी डाल रहे हैं। और एक स्रोत खासतौर पर प्रशांत किशोर के राजनीतिक प्रयोग जनसुराज पार्टी पर फोकस कर रहा है। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहा। बिल्कुल। तो 11 नवंबर 2025 को वोटिंग खत्म हुई, एग्जिट पोल आए और वो एक जानी पहचानी सी वापसी का संकेत दे रहे हैं। लगता तो ऐसा ही है। लेकिन बिहार की कहानी हम सब जानते हैं कभी इतनी सीधी होती नहीं है। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से बिहार की इस कह सकते हैं बहुस्तरीय तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये आंकड़े और विश्लेषण क्या कहते हैं। बिल्कुल। देखते हैं ये आंकड़े, विश्लेषण, जमीनी हकीकतें, ये सब मिलकर हमें क्या संकेत दे रहे हैं। तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि एग्जिट पोल आखिर कह क्या रहे हैं। मतलब कौन आगे है, कौन पीछे। देखिए, लगभग सभी जो प्रमुख सर्वे एजेंसियां हैं, चाहे वो मेट्राइज हो, चाणक्य, दैनिक भास्कर, पीमार्क, वो कमोबेश एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। अच्छा, किस तरफ? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी मुख्य पार्टियां हैं, वो एक आरामदायक बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है। आरामदायक बहुमत मतलब करीब कितनी सीटें? बहुमत का आंकड़ा तो 122 है। हाँ, अगर इन सभी पोल्स का एक औसत निकालें तो एनडीए को करीब करीब 147 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो 122 से काफी ज्यादा है। ओके, और विपक्ष का क्या हाल है? महागठबंधन, जिसमें राजद, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां हैं। महागठबंधन इन एग्जिट पोल्स में काफी पीछे नजर आ रहा है। औसतन देखें तो लगभग 90 सीटों के आसपास ही सिमटता दिख रहा है। और वो प्रशांत किशोर की पार्टी। जनसुराज, जिसकी बहुत बातें हो रही थी। हाँ, जनसुराज पार्टी। वो लगभग सभी पोल्स में मतलब 0 से 5 सीटों के बहुत ही सीमित दायरे में दिख रही है। सिर्फ 0 से 5? हाँ, लगभग यही रेंज है ज्यादातर पोल्स में। एक अपवाद जरूर है, पोल डायरी का सर्वे, वो एनडीए को 180 से भी ज्यादा सीटें दे रहा है। लेकिन जो आम सहमति है वो एनडीए की स्पष्ट जीत की तरफ ही इशारा कर रही है। ये आंकड़े तो मतलब ऊपरी तौर पर देखें तो काफी निर्णायक लगते हैं, एनडीए के लिए एक स्पष्ट जीत। हाँ, लगते तो हैं। लेकिन क्या हमें इन पर पूरी तरह भरोसा कर लेना चाहिए? क्योंकि बिहार के चुनावों का इतिहास अगर देखें तो वो कई बार चौंकाता रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, हमारे स्रोत भी इस पर जोर देते हैं, बिहार के चुनाव अक्सर सर्वे एजेंसियों के लिए पहेली साबित हुए हैं। जैसे 2015 में हुआ था। हाँ, 2015 याद कीजिए। ज्यादातर पोल्स ने एनडीए की जीत बताई थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा आया, महागठबंधन जीत गया था। फिर 2020 में भी एनडीए की वापसी तो हुई, लेकिन कई पोल्स ने उसके बहुमत का जो आंकड़ा था वो कम करके आंका था। तो मतलब एग्जिट पोल एक इशारा भर है, गारंटी नहीं। बिल्कुल, एक रुझान बताते हैं, पर अंतिम नतीजा कई बार, जैसा आपने कहा, चौंका देता है। और इस बार के चुनाव में एक और बात बहुत अहम रही है, वो है रिकॉर्ड तोड़ मतदान, 67%। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसका जिक्र कई स्रोतों में आया है। 67% मतदान ये बिहार के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा है। इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है? विश्लेषण ये बताते हैं कि इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत में महिला मतदाताओं की भूमिका बहुत अहम हो सकती है। अच्छा, नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर जिन्हें कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें अक्सर नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर या मौन वोट बैंक कहा जाता रहा है, और ये जो बढ़ा हुआ टर्नआउट है ये शायद उन्हीं की बढ़ी हुई भागीदारी का संकेत हो सकता है। दिलचस्प है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये एग्जिट पोल सही दिशा में हैं, तो फिर सवाल उठता है कि एनडीए के इस संभावित मजबूत वापसी के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, हमारे पास जो विश्लेषण है वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ संयोग नहीं है। मतलब कई सारे फैक्टर्स का एक जटिल मिश्रण है, एक सोची समझी रणनीति का नतीजा कह सकते हैं। जैसे कि क्या मुख्य बातें हैं? एक प्रमुख बात जो सामने आती है वो है एनडीए का डबल इंजन वाला नैरेटिव। हाँ, मतलब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम और उनकी छवि। बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि इस डबल इंजन के प्रचार ने वोटरों के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। इसके साथ ही एक बहुत मजबूत सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश एनडीए ने की है, ऐसा विश्लेषण कहते हैं। सामाजिक गठबंधन मतलब कास्ट इक्वेशन? हाँ, एक तरह से। विश्लेषण के अनुसार जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास
और जीतन राम मांझी की हम पार्टी, इन सब ने मिलकर एक काफी बड़ा इंद्रधनुषी समीकरण साधा है। इसमें कौन कौन से समूह शामिल हैं? इसमें अति पिछड़े वर्ग यानी ईबीसीज, गैर यादव ओबीसीज, दलित, खासकर पासवान समुदाय का वोट और सवर्ण मतदाता, इन सब को एकजुट करने पर जोर दिया गया। और ये विपक्ष के यादव मुस्लिम वोट बैंक पर भारी पड़ा? ऐसा लगता है ये जो एनडीए का गठबंधन है, ये विपक्ष के पारंपरिक यादव मुस्लिम समीकरण, जो राज्य का करीब 32% वोट माना जाता है, उस पर भारी पड़ता दिख रहा है, ऐसा पोल्स और विश्लेषण इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ जातियों का खेल है? आपने महिला मतदाताओं का जिक्र किया था, क्या वो फैक्टर ज्यादा निर्णायक रहा? मेरे ख्याल से महिला मतदाताओं की भूमिका को बिल्कुल कम करके नहीं आंका जा सकता। कई स्रोत इसे बहुत महत्वपूर्ण, शायद निर्णायक भी मान रहे हैं। क्यों? मतलब क्या खास रहा उनके लिए? पिछले 2 दशकों में देखिए, नीतीश कुमार सरकार ने कई योजनाएं लाई हैं, जैसे वो स्कूलों में लड़कियों के लिए साइकिल योजना थी। हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर हुई थी। बिल्कुल, उसने ड्रॉप आउट रेट कम किया। फिर वो जीविका स्वयं सहायता समूह, जिसने लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से जोड़ा। फिर वो शराबबंदी का फैसला, जो विवादास्पद रहा लेकिन महिलाओं में काफी हद तक पॉपुलर बताया जाता है। और हाल में वो नगद सहायता वाली बात भी थी। हाँ, चुनाव से ठीक पहले करीब 1.4 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए की नकद सहायता दी गई। इन सब ने मिलकर, स्रोतों का विश्लेषण कहता है, महिलाओं के बीच नीतीश कुमार की एक संरक्षक और व्यवस्थापक की छवि बनाई है। तो उनके लिए ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा मामला बन गया। हाँ, बिल्कुल। कई महिला वोटरों के लिए ये वोट शायद सिर्फ राजनीतिक पसंद का मामला नहीं था, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में सुरक्षा, सुविधा, आर्थिक सहायता, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ था। अच्छा, तो विकास के वादे और विपक्ष का डर, क्या ये भी काम कर गया जंगल राज वाला नैरेटिव? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण कारक रही हैं, ऐसा स्रोत बताते हैं। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में विकास के काफी बड़े और महत्वाकांक्षी वादे किए, जैसे कि 1 करोड़ नौकरियां। हाँ, 1 करोड़ नई नौकरियां, 7 नए एक्सप्रेसवे, नए हवाई अड्डे, औद्योगिक निवेश लाने की योजनाएं। अब आलोचक भले ही इन्हें कल्पनात्मक कहें या अतिशयोक्तिपूर्ण, लेकिन स्रोतों का विश्लेषण ये बताता है कि बिहार की जो आकांक्षी आबादी है, खासकर युवा, उनके लिए ये वादे काफी आकर्षक लगे। और जंगल राज का डर? वो भी। एनडीए ने लगातार राजद शासनकाल के कथित जंगल राज की याद दिलाकर शहरी मध्यवर्ग और सवर्ण मतदाताओं को अपने पाले में रखने की एक सफल कोशिश की, ऐसा लगता है। और उनकी संगठन की ताकत? वो भी एक बड़ा फैक्टर है। उनकी जो संगठनात्मक मशीनरी है, बूथ लेवल मैनेजमेंट से लेके सोशल मीडिया कैंपेन तक, वो काफी मजबूत और अनुशासित दिखी। जबकि इसके मुकाबले महागठबंधन कुछ हद तक बिखरा हुआ सा नजर आया, अपने संदेश को शायद उतना प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा पाया। कम से कम कुछ विश्लेषण तो यही मानते हैं। चलिए अब उस खिलाड़ी की बात करते हैं जिसकी चर्चा चुनाव से पहले शायद सबसे ज्यादा थी, प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी। हाँ, पीके। बड़ी उम्मीदें थीं। हाँ। उनकी वो लंबी पदयात्रा, उसकी तुलना तो कुछ लोग गांधी जी की दांडी यात्रा से भी कर रहे थे। हाँ, बातें तो हुई थी। लेकिन एग्जिट पोल उन्हें लगभग 0 पर समेट रहे हैं, 0 से 5 सीटें। ये इतना बड़ा फासला क्यों? जो हवा बनी थी और जो जमीनी हकीकत निकली। ये वाकई एक बड़ा सवाल है और कई स्रोत इसकी पड़ताल कर रहे हैं। एक सीधा सा जवाब तो ये हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पर जो हवा बनती है और बिहार की जो जमीनी राजनीति की कठोर हकीकत है, उसके बीच का अंतर दिखाता है। मतलब ये कि विश्लेषण साफ कहते हैं कि बिहार की राजनीति आज भी काफी हद तक जातिगत समीकरणों पर चलती है, स्थानीय नेताओं के व्यक्तिगत नेटवर्क पर, आपसी संपर्कों पर। तो डिजिटल प्रचार और डेटा एनालिसिस काम नहीं आया? शायद उतना नहीं। डिजिटल प्रचार, डेटा विश्लेषण, बाहरी रणनीति, ये सब शायद जमीनी पकड़ और कैडर बेस का विकल्प नहीं बन पाए। लेकिन क्या ये सिर्फ जमीनी पकड़ की कमी थी या मामला इससे कुछ ज्यादा गहरा है? कुछ विश्लेषण तो इसे विचारधारात्मक असंगति तक कह रहे हैं। हाँ, ये एक ज्यादा गहरा और दिलचस्प विश्लेषण है जो कुछ स्रोतों में मिलता है। ये तर्क दिया जा रहा है कि ये केवल चुनावी रणनीति की विफलता नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल मिसअलाइनमेंट है। विचारधारात्मक असंगति, इसका क्या मतलब हुआ? विश्लेषण ये कहता है कि भाजपा ने पिछले कुछ सालों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास, इन तीनों को मिलाकर एक बहुत शक्तिशाली सभ्यतागत पुनर्जागरण या सिविलाइजेशनल रिनेसांस का नैरेटिव खड़ा किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को
एक नायक, लगभग एक मिथकीय चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस भावनात्मक, सांस्कृतिक और मिथकीय अपील के सामने प्रशांत किशोर का जो दृष्टिकोण था वो ज्यादातर डेटा आधारित था, तकनीक केंद्रित था, गवर्नेंस रिफॉर्म पर केंद्रित था और स्पष्ट रूप से विचारधारा निरपेक्ष, मतलब आइडियोलॉजी न्यूट्रल था। तो वो कनेक्ट नहीं कर पाया। शायद वो मतदाताओं के साथ उस गहरे भावनात्मक स्तर पर जुड़ नहीं पाया जिस स्तर पर बिहार जैसे राज्य में राजनीति अक्सर काम करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अच्छी नीतियां या डेटा का होना ही काफी नहीं है राजनीति में? शायद नहीं, कम से कम इस मामले में तो ऐसा ही लगता है। स्रोत आगे ये भी बताते हैं कि जनसुराज पार्टी का कोई एक स्पष्ट सर्वमान्य चेहरा नहीं था। उनकी भाषा में वो भावनात्मक अपील या वो कनेक्ट करने वाले मुहावरे शायद कम थे जो जनता को बांधते हैं। संगठन जमीन पर उतना मजबूत नहीं बन पाया जितना जरूरी था। और अकेले लड़ने का फैसला, हाँ, वो भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। अकेले चुनाव लड़ने की जिद ने उन्हें राजनीतिक रूप से बिल्कुल अलग थलग कर दिया, न एनडीए से गठबंधन न महागठबंधन से। तो क्या ये प्रयोग पूरी तरह विफल माना जाए? देखिए, कुछ विश्लेषक जरूर ये कह रहे हैं कि इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। जैसे शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो दिल्ली में स्थापित हो गई। हो सकता है। लेकिन फिलहाल बिहार के इस जटिल राजनीतिक अखाड़े में प्रशांत किशोर का ये महत्वाकांक्षी प्रयोग विफल होता ही दिख रहा है। एक स्रोत तो इसे एक सबक भी बताता है कि आधुनिक तकनीक और कुशल रणनीति भी शायद आस्था, पहचान और मिथक की राजनीति के बिना अधूरे रह जाते हैं। ये तो हुई चुनावी राजनीति की बात, लेकिन बिहार की कहानी सिर्फ चुनावों तक तो सीमित नहीं है। इन सब राजनीतिक उठापटक के बीच ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आर्थिक मोर्चे पर बिहार कहाँ खड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि अंततः लोगों की जिंदगी तो उसी से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सही बात है। और ये एक दिलचस्प कहानी है, बिहार की आर्थिक कहानी। एक समय था जब बिहार बीमारू राज्यों में गिना जाता था, मतलब विकास के पैमाने पर पिछड़ा हुआ। हाँ, ये टैग तो काफी समय तक रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों से, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, बिहार भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक रहा है। अच्छा, कितनी तेजी से? महामारी के झटकों के बावजूद हाल के वर्षों में इसकी जो वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वृद्धि दर है वो 8 से 9% CAGR के आसपास रही है। 8 से 9%? ये तो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। हाँ, ये राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। काफी प्रभावशाली आंकड़ा है ये। लेकिन क्या इसके साथ कुछ लेकिन भी जुड़े हैं? मतलब क्या ये तस्वीर उतनी ही सुनहरी है जितनी आंकड़े दिखा रहे हैं? हाँ, यहाँ कुछ जरूरी बारीकियां हैं जिनका जिक्र स्रोतों में बार बार आता है। पहली बात तो ये कि ये जो ऊंची ग्रोथ रेट है ये एक निचले आधार मतलब लो बेस से शुरू हुई है। अच्छा, मतलब जब आप बहुत नीचे होते हैं तो शुरुआती बढ़त ज्यादा दिखती है। बिल्कुल। दूसरी और शायद ज्यादा चिंताजनक बात ये है कि इस तेज वृद्धि के बावजूद बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है पर कैपिटा इनकम वो आज भी भारत में सबसे कम है। सबसे कम? कितनी कम? एक स्रोत के अनुसार ये केरल जैसे विकसित राज्य की प्रति व्यक्ति आय का लगभग 5वां हिस्सा ही है। सिर्फ 5वां हिस्सा। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और तीसरी बड़ी चुनौती है राज्य की तेज जनसंख्या वृद्धि दर। 2011 से 2021 के दशक में बिहार की आबादी 18.2% की दर से बढ़ी, जबकि भारत की औसत वृद्धि दर 11.7% थी। तो ज्यादा आबादी ग्रोथ के फायदे को कम कर देती है। हाँ, ये तेज जनसंख्या वृद्धि आर्थिक तरक्की के फायदों को काफी हद तक सीमित कर देती है, क्योंकि संसाधन ज्यादा लोगों में बढ़ जाते हैं और प्रति व्यक्ति समृद्धि उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाती। तो फिर इस वृद्धि के पीछे मुख्य चालक क्या रहे हैं? मतलब कौन से इंजन इसे खींच रहे हैं? अगर पर कैपिटा इनकम कम है तो ये ग्रोथ आ कहां से रही है? स्रोतों के अनुसार इसके पीछे मुख्य रूप से 3 इंजन काम कर रहे हैं। पहला, पिछले 1.5-2 दशकों में बुनियादी ढांचे में भारी सरकारी निवेश हुआ है, खासकर सड़क और बिजली में। ये तो दिखता भी है। हाँ, इससे कनेक्टिविटी सुधरी है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। दूसरा, बड़े पैमाने पर जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, खासकर महिलाओं और गरीब तबकों के लिए, जैसे जीविका या नकद सहायता। हाँ, इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग मतलब डिमांड पैदा हुई है और लोगों की खरीदने की क्षमता कुछ बढ़ी है। और तीसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी मतलब? इसमें राज्य से बाहर जो लोग काम करते हैं उनके द्वारा भेजा जाने वाला पैसा यानी रेमिटेंसेस शामिल है।
एक अनुमान है कि ये रकम सालाना 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। 1 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और ये बिहार के ग्रामीण उपभोग मतलब रूरल कंजम्पशन का एक बहुत बड़ा आधार है। अगर हम अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स को देखें तो कहाँ ज्यादा गतिविधि दिख रही है? सेवा क्षेत्र, कृषि, उद्योग? आंकड़े बताते हैं कि सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर बिहार की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। राज्य की कुल मूल्य वृद्धि यानी GSVA का लगभग 58%। और ग्रोथ में भी सबसे आगे। हाँ, और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र भी है। हाल के वर्षों में इसकी वृद्धि दर 10.8% तक रही है। इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, रियल एस्टेट, सरकारी प्रशासन ये सब आता है। और कृषि और उद्योग का क्या हाल है? बिहार तो पारंपरिक रूप से कृषि प्रधान राज्य रहा है। कृषि अब भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये राज्य की GSVA में लगभग 24% का योगदान देते हैं और आज भी राज्य की लगभग आधी कामकाजी आबादी को रोजगार यहीं से मिलता है। लेकिन इसकी ग्रोथ धीमी है। हाँ, इसकी वृद्धि दर धीमी है, जो 2.6% से 5.7% के बीच रही है। वहीं उद्योग क्षेत्र, जिसमें निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, वो GSVA का लगभग 18% हिस्सा है। और उसकी ग्रोथ? उसकी वृद्धि दर 6.9% से 8.6% के बीच रही है। स्रोतों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का खास तौर पर उल्लेख है, जिसे सड़क, पुल, भवन और दूसरे इंफ्रा प्रोजेक्ट से काफी बढ़ावा मिला है। और मैन्युफैक्चरिंग भी धीरे धीरे गति पकड़ रहा है, खासकर खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, वस्त्र यानी टेक्सटाइल्स और कृषि आधारित छोटे उद्योगों में। भविष्य के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं और चुनौतियां क्या हैं? भविष्य के लिए लक्ष्य तो काफी महत्वाकांक्षी हैं। जैसे एक लक्ष्य है 2030-31 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को USD 219 बिलियन यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। राज्य पर कर्ज बढ़ रहा है, जो GSDP का लगभग 37% हो चुका है। जलवायु परिवर्तन के खतरे बढ़ रहे हैं, खासकर उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे का खतरा। बेरोजगारी और पलायन की समस्या तो स्थायी सी है, और सबसे बड़ी बात, निजी क्षेत्र से बड़े निवेश की कमी। हाँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है। ये सब बड़ी बाधाएं हैं, और सबसे बड़ी चुनौती शायद यही है कि ये जो आर्थिक वृद्धि हो रही है, ये समावेशी कैसे बने, मतलब इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक कैसे पहुंचे। और राज्य की जो विशाल युवा आबादी है, कितनी है युवा आबादी? एक स्रोत के अनुसार 58% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। इनके लिए पर्याप्त अच्छी क्वालिटी वाले रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो? सही बात है। विकास सिर्फ आंकड़ों में ना दिखे, लोगों की जिंदगी में दिखे। बिल्कुल, विकास को केवल आंकड़ों की बाजीगरी से निकालकर आम लोगों की जिंदगी में वास्तविक सुधार लाना ही असली कसौटी है। तो इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद बिहार की एक बेहद जटिल, कह सकते हैं, और बहुआयामी तस्वीर उभरती है। हाँ, कई परतें हैं। एक तरफ एग्जिट पोल एक स्थिर राजनीतिक जनादेश की संभावना जता रहे हैं, जो शायद विकास के वादों पर, सधे हुए सामाजिक समीकरणों पर और जैसा आपने कहा महिला मतदाताओं के मौन लेकिन निर्णायक समर्थन पर टिका हो सकता है। संभव है। दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे एक बड़े राजनीतिक रणनीतिकार का जमीनी प्रयोग तमाम चर्चाओं के बावजूद बुरी तरह विफल होता दिख रहा है। हाँ, वो भी एक हकीकत है। शायद इसलिए, जैसा कि एक विश्लेषण ने इशारा किया, कि वो समय की राजनीतिक और सांस्कृतिक नब्ज को उसके भावनात्मक और शायद मिथकीय पहलुओं को पकड़ने में चूक गए। हो सकता है। और इन सब के पीछे पृष्ठभूमि में है एक राज्य जो आर्थिक रूप से तेजी से बदल तो रहा है, प्रभावशाली वृद्धि दर भी दिखा रहा है। हाँ, 8-9% की ग्रोथ, लेकिन साथ ही अपनी गहरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से भी लगातार जूझ रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, असमानता, उच्च विकास दर के आंकड़े एक तरफ हैं और वो प्रति व्यक्ति आय की कड़वी सच्चाई दूसरी तरफ। बिल्कुल। और यहीं पर एक अहम सवाल खड़ा होता है, जो इन सारे स्रोतों को एक साथ देखने पर मन में आता है। क्या सवाल? ऐसा लगता है कि बिहार अपनी इस जटिल आर्थिक परिवर्तन की यात्रा को जारी रखने के लिए फिलहाल राजनीतिक स्थिरता को चुन रहा है, जैसा कि एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं। स्थिरता, ताकि विकास चलता रहे। हाँ, शायद यही सोच हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये स्थिरता केवल यथास्थिति बनाए रखने का एक जरिया बनेगी, या फिर ये उन गहरे संरचनात्मक बदलावों, मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस को लाने में सहायक होगी जिनकी राज्य को सख्त जरूरत है। जैसे कि
जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, बढ़ता हुआ निजी निवेश, बेहतर शासन। क्या ये स्थिरता इन चीजों को लाएगी, या फिर ये स्थिरता तब तक बनी रहेगी जब तक कि राज्य की युवा और आकांक्षी होती पीढ़ी किसी अगले बड़े बदलाव या बेचैनी को जन्म नहीं देती? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सवाल शायद बिहार के आने वाले दशक की दिशा तय करेगा, और इस पर सोचना हमारे श्रोताओं के लिए भी एक दिलचस्प बिंदु हो सकता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।